नमस्कार। आज एक फीमेल चार्ट लाया हूं आप लोगों के लिए। ये कुंडली मेरे पास पिछले हफ्ते आई थी। इनका प्रश्न था कि आगे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। मेरा मेरी हेल्थ लाइफ कैसी रहेगी, मेरे हेल्थ इश्यूज कुछ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और जो विशेष प्रश्न था वो ये था कि आगे मेरी शादीशुदा जिंदगी के बारे में क्या मेरी कुंडली कहती है। इनकी एक से अधिक शादियां हो चुकी हैं और चली एक भी नहीं। तो क्या कारण रहे कुंडली में, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इस कुंडली के माध्यम से। इसमें आपको बहुविवाह योग भी दिखेंगे और विवाह सुख में जो कमियां होती हैं जिस कारण से टूटती हैं वो भी आपको दिखेगी इस कुंडली में। जीवन में सुख की भी कमी दिखेगी, संतानहीनता का भी योग दिखेगा। इसको बस देखने और जानने की जरूरत है। ये कुंडली है, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से। ये फीमेल चाइल्ड है। इनकी जन्म तिथि है, जन्म समय है और जन्म स्थान ये है। सबसे पहले एक चीज मैं आपसे चर्चा कर दूं आज विशेष रूप से कि बड़ी सारे लोगों में भ्रम भी होता है और बड़ी सारी चर्चा होती है मांगलिक दोष। बड़े सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि मांगलिक दोष होता भी है या नहीं है, भी है या कुंडली में नहीं है, भंग हुआ है नहीं हुआ है, उसका प्रभाव है नहीं है, ये अधिकतर लोगों को पता ही नहीं। आप देखिए कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। पहले चौथे सातवें आठवें और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है, ये सभी जानते हैं। अब ये एक मंगल देख लिया इस भावों में तो बोल दिया कि भैया मांगलिक दोष है आपका। बड़े सारे ज्योतिषी पैसे वसूलने के चक्कर में लोगों को परेशान करके डरा धमका के और पूजा पाठ वगैरह करा करके पैसे वैसे ले लेते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा फायदा है नहीं। अब ये बताइए कि इन 5 भावों में मंगल हों, ये टोटल 12 भाव होते हैं, 5 भावों में मंगल हों यानी कि 40% कुंडलियों में मांगलिक दोष होता है। पूरे संसार के लोगों के 40% लोगों की कुंडलियों में मांगलिक दोष अगर होगा तो क्या सबकी वैवाहिक जीवन बर्बाद ही होगा? 40% लोगों का वैवाहिक जीवन बर्बाद होगा, ऐसा माना जा सकता है क्या? ऐसा है क्या आपके आसपास? नहीं। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये जो मांगलिक दोष बनते हैं 5 भावों में, ये अधिकतर कुंडलियों में इसका परिहार हो जाता है। मीन्स ये भंग हो जाता है दोष। ये दोष समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। और कुछ कुंडलियों में ऐसा होता है कि ये मंगल दोष प्रबल बना होता है और उसको बड़ी सूक्ष्मता से देखने की जरूरत होती है। जैसे ये कुंडली, एक चीज और आपको बता दूं, वृष लगन, कन्या लगन और वृश्चिक लगन, आप नोट कर लीजिए। वृष लगन, कन्या लगन और वृश्चिक लगन, इन 3 लगनों में अगर मांगलिक दोष बन रहा है तो इसे बहुत ही सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है। ये वृश्चिक लगन है, इसका मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। एक तो लग्नेश है ऊपर से अष्टम में, और ये मांगलिक दोष बन गया। इसके अलावा आप देखिए ये मंगल किसी भी शुभ प्रभाव में नहीं, शत्रु राशि में बैठा है। गुरु शुक्र से न दृष्ट है न युक्त है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि वो कहते हैं ना, नीम चढ़ा करे, करेला नीम चढ़ा। राहु की दृष्टि भी आ गई ऐसे मंगल पे। अष्टम में बैठे हुए मंगल पे राहु की दृष्टि भी आ गई। ये मांगलिक दोष बहुत ही प्रबल बन गया इस कुंडली में। इस कुंडली को बहुत सूक्ष्मता से देखने की, गहनता से देखने की जरूरत है। इसमें भी अब और चीजें देख लीजिए, आप नवांश में भी जा करके इसका बल देख लीजिए कि इसमें कुछ कमी आई है या वृद्धि हो गई। नवांश में आप जाइए, देखिए मंगल द्वादश भाव में चला गया। अगर यही मंगल यहाँ पे हो जाता स्वराशि का पंचम में, तो निश्चित रूप से हम यहाँ कहते कि मांगलिक दोष भंग हो गया, इसका प्रभाव बहुत कम हो गया, सूक्ष्म हो गया। आप ये कुंडली स्वीकार की जा सकती है। लेकिन यहाँ नवांश में भी इस मंगल के द्वादश में जाने से, और यहाँ तो स्थिति आप देख ही रहे हैं, हम इस कुंडली को बिल्कुल नकार देना चाहिए कि इससे शादी न की जाए। इस कुंडली से इसका समाधान यही है कि इस कुंडली की स्त्री की शादी ऐसे ही मेल से की जाए जिसकी कुंडली में भी मांगलिक दोष बन रहा हो। वही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। अब इस कुंडली में सप्तम भाव को भी देखना जरूरी है विवाह के लिए, क्योंकि विवाह का भाव सप्तम होता है।
सप्तम भाव के दोनों तरफ देखिए पापी ग्रह बैठे हैं। छठे भाव में केतु और अष्टम में मंगल, यानी सप्तम भाव पापकर्त्री में हो गया। गुरु भी एक तरफ बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम पापकर्त्री मानेंगे क्योंकि दोनों तरफ दो अशुभ ग्रह हैं। तो सप्तम भाव तो पीड़ित हो गया। सप्तमेश भी आप देखिए कि शनि की राशि में है, कुंभ राशि में। और इसके अलावा वो अष्टमेश बुध के साथ युक्त है। अष्टमेश के साथ युति करने वाला ग्रह पीड़ित हो जाता है, भाव भी पीड़ित होता है। तो शुक्र भी पीड़ित हो गया सप्तमेश, यानी सप्तम सप्तमेश पीड़ित हो गए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है कारक। पति का कारक गुरु होता है, वो देखिए छठे भाव में बैठा है। इसके अलावा आप देखिए कि आप इसको छठे में नहीं माने क्योंकि लग्न की डिग्री 19 है और ये 3 डिग्री का है, 16 अंश पीछे है। मान लेते हैं अगर 15 अंश पीछे है ये मान लेते हैं यहाँ चला गया अगर पंचम भाव में। पंचम भाव में मान लेते हैं तो भी आप देखिए कि ये राहु केतु एक्सिस में है। केतु के साथ कंजंक्ट है। केतु के साथ युति को यहाँ नकार नहीं सकते हम, राहु का तो प्रभाव है इसके ऊपर। और उसके अलावा शनि की दृष्टि आ रही है 10वीं की। यानी गुरु 3 अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो गया, राहु केतु और शनि से। पति कारक गुरु भी पीड़ित हो गया, सप्तम सप्तमेश और कारक ये तीनों पीड़ित हो गए। इसके अलावा एक चीज और देखेंगे हम, स्त्री की कुंडली है तो तीनों पुरुष ग्रहों को देखेंगे। 3 पुरुष ग्रह होते हैं, कौन कौन से? गुरु, मंगल और सूर्य। इन तीनों को भी देखेंगे कि अगर ये अच्छे हैं तो जीवन में पुरुष का सुख होगा। विवाह सुख भले ना हो पर पुरुष का सुख हो जाता। लेकिन अगर ये तीनों पीड़ित हैं तो पुरुष का सुख भी नगण्य हो जाता। गुरु तो पीड़ित है ही, पति का सुख नहीं है। मंगल क्या होता है कि मंगल को बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर, कुछ एस्ट्रोलॉजर पति के रूप में भी देखते हैं, लेकिन शास्त्रीय पुस्तकों में मंगल को पति नहीं बताया गया है, इसे दूसरा पुरुष बताया गया है या दूसरा विवाह का कारक बताया गया है, दूसरे पति का कारक, पर पुरुष भी बताया गया है। तो मंगल यहाँ पे देखिए आप पीड़ित ही है, अष्टम में है, शत्रु राशि में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है और राहु से दृष्ट है, यानी मंगल बहुत पीड़ित हो गया। यहाँ भी आप नवांश में भी द्वादश में चला गया, तो दूसरा पुरुष ग्रह भी पीड़ित हो गया। अब तीसरे पुरुष ग्रह पे आ जाते हैं, सूर्य पे। सूर्य भी आप देखिए शत्रु राशि में है। इसके अलावा शुक्र बुध के साथ, शुक्र बुध कौन है? द्वादशेश है शुक्र, अष्टमेश है बुध, यानी द्वादशेश और अष्टमेश के साथ युति बना करके सूर्य बैठा हुआ है। यानी सूर्य पर अष्टमेश और द्वादशेश का प्रभाव और राहु की दृष्टि होने से सूर्य भी पीड़ित हो गया। यानी कि इस कुंडली में तीनों पुरुष ग्रह भी पीड़ित हो गए। ऐसे में क्या हम यह कहेंगे कि इनको विवाह का सुख होगा, पुरुष का सुख होगा? नहीं होगा। इनके साथ क्या हुआ मैं बता दूं आपको। इनकी पहली शादी हुई 2002 में। इनकी कजिन सिस्टर, चचेरी बहन की ससुराल में इनकी शादी हुई। जाने समझा परिवार था, संपन्न परिवार था। शादी के बाद अचानक इनकी तबीयत बहुत खराब हुई और इसके कारण से इनके ससुराल वालों को ये संदेह उत्पन्न हो गया कि ये हम रोगिणी लड़की को लेकर आए गए घर में, मतलब रोगिणी लड़की से हमने शादी कर ली। तो इस कारण से ये कारण दिखा करके उन्होंने इसको तलाक दे दिया। जातिका का तलाक हो गया 2006 में। 2002 में दशा आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 2002 की दशा मैं आपको दिखा देता हूँ। शुक्र की दशा थी, आप देखिए सप्तमेश की दशा चल रही थी। सप्तमेश की दशा चल रही थी। सप्तमेश की दशा में शादी हुई इनकी और 2006 में ये शादी टूट भी गई। ठीक है। ये तुरंत वो, आप देखिए कि शनि, शुक्र शनि में शादी हुई थी। शनि में शादी हुई थी। शनि क्या है? अलगावकारी ग्रह है। फिर तो शुक्र अष्टमेश के साथ बैठा है, सूर्य के साथ ही बैठा है और राहु से दृष्ट भी है, मतलब अलगावकारी प्रभाव यहाँ पे आ गया। और शनि भी अंतरदशा में था जो कि अलगावकारी ग्रह होता है। और इस पत्रिका का शत्रु भी है, अशुभनाथ भी है, क्योंकि तीसरे और चौथे का स्वामी है, अशुभनाथ है, शत्रु है मंगल का, लग्नेश मंगल का। तो इस कारण से शुभ ग्रहों के प्रभाव, शुभ ग्रह के अंतरदशा में शादी न होना भी एक विपरीत चला गया एक तरह से इनके। षडाष्टक की दशा भी थी शुक्र शनि की, आप देख लीजिए। ठीक है। शनि भी आप देखिए 2 अंश का ही है, लग्न से 17 अंश पीछे। इसको भी आप मान के चलिए कि अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है, अष्टम भाव का फल करेगा। तो शनि जब अष्टम का फल करेगा तो अष्टम का फल तो अच्छा होगा नहीं, निश्चित रूप से। इसलिए यह प्रभाव भी अच्छा नहीं हुआ।
कुल मिला के आगे जो बुद्ध अष्टमेश की अंतर्दशा थी, केतु की अंतर्दशा थी, यहाँ के छठे की, जो कि सप्तम के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। उसके बाद सूर्य की अंतर महादशा आ गई। सूर्य कौन है? सूर्य अलगावकारी ग्रह है, और इन दोनों के साथ बैठा है द्वादशी अष्टमेश के साथ। कुल मिला जुला के आगे की जो दशाएं थी वो भी अच्छी नहीं थी, अनुकूल नहीं थी विवाह के लिए। इस कारण से इनका तलाक हो गया। आगे इनकी शादी दूसरी हुई 2012 में, और वो शादी हुई, मैं आपको बताऊं कि शादी.com पे, शादी.com पे हुई। शादी.com के माध्यम से हुई। जिस व्यक्ति से शादी हुई उस व्यक्ति ने अपने बड़ा ही हाई फाई प्रोफाइल बना रखा था, और उसने ये उसमें मेंशन कर रखा था कि वो यूपीएससी क्रैक है, यूपीएससी पास किया हुआ है, और आईएफएस लंदन में रहता है। वो इन लोगों से मिला, पहले बातचीत हुई, मिला इन लोगों से, बहुत इंप्रेस हुए ये लोग उससे, और इतना उसने अपने इंद्रजाल में फंसा के इन लोगों को प्रभावित कर लिया कि इन लोगों को उसने इस तरह से राजी कर लिया कि मंदिर में जाकर के शादी कर ले। कैसे राजी किया होगा ये तो उसकी कला कौशल के ऊपर है। इसके अलावा उसने ये भी झूठ बोला कि वो अविवाहित है, जबकि वो पहले से विवाहित था, उसके बच्चे भी थे। ये बातें सब शादी होने के बाद पता चली। वो शादी भी इनकी 6 साल चली, 2019 में कोरोना काल के पहले वो शादी टूट गई इनकी। दूसरी शादी भी आप देखिए, सूर्य में शुक्र की अंतर्दशा में हुई। शुक्र सप्तमेश है, अंतर्दशा में आया, फिर से इसने शादी करवा दी। तो इस तरह से, और उसके बाद ये 2019 में आप देखिए, 2000 अष्टमेश की दशा थी। चंद्र बुध, चंद्रमा पे शनि का प्रभाव है, चंद्रमा शनि के साथ युत है, और बुध अष्टमेश है। ये भी षडाष्टक की ही दशा थी, देखिए 6-8 की दशा थी। अष्टमेश बुध की अंतर्दशा में तलाक हो गया। ये भी शादी खत्म हो गई इनकी। जातिका को संतान नहीं हुई, उसका रीजन आप देख लीजिए, गुरु पीड़ित है इतना, पंचम भाव भी पीड़ित है। गुरु खुद पंचमेश है इस कुंडली में, यानी पंचम पंचमेश दोनों पीड़ित हो गए। पंचम के दोनों तरफ पापी ग्रह भी हैं। तो इस तरह से ये चीजें हम बहुत सरलता से, स्पष्टता से कह सकते हैं कि भैया आपका विवाहिक सुख आपकी कुंडली में बहुत क्षीण है। इसलिए विवाह करना न करना, इसका फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं। दूसरी बात, अब आगे इन्होंने फ्यूचर में मुझसे जो प्रश्न किए थे वो हेल्थ से संबंधित थे, और फिर शादी होगी या नहीं होगी इससे संबंधित, क्योंकि वो अब इनकी उम्र हो गई 49 साल, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मेडिकल फील्ड में है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जॉब करती है। इनका ये प्रश्न था कि आगे मेरी शादी होगी या नहीं। तो मैंने इनको साफ मना कर दिया कि आप अगर शादी करेंगी भी तो जो प्रभाव हैं वो अच्छे नहीं हैं, और वो भी शादी चलेगी नहीं चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मान के चलिए कि नहीं ही चलेगी, इसलिए आप शादी न करें तो अच्छा है। किसी और तरीके से अपना जैसे भी अपना फ्यूचर अच्छा करके, और कुछ और रास्ता बनाइए, उसके लिए निकालिए। ये मेरा सलाह था। और स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें थी उसके बारे में मैंने इनको बताया। आप देखिए, लग्नेश खुद अष्टम में है। अष्टम भाव क्या होता है? दीर्घ रोग का होता है, व्याधि का होता है, और दुर्घटनाओं का होता है। इसके अलावा आप देखिए कि लग्न से 6, 8, 12 में शुक्र बैठे। एक तो लग्नेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं, ऊपर से लग्न से 6, 8, 12, किसी भी भाव से 6, 8, 12 में शुक्र बैठे हों तो उस भाव की हानि हो जाती है। इस भाव की हानि मान के चलिए, यानी कि इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी जीवन में। पहले भी इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हैं, और आगे भी रहेगी। इनके लिए, इसके लिए मैंने इनको सचेत किया कि आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं आपको रहेंगी, तो इसलिए आप इसके बारे में थोड़ा सा सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। ये मैंने बताया। क्या क्या समस्याएं रहेंगी वो आप देखिए, मंगल से संबंधित समस्या हो सकती है। मंगल क्या है? दुर्घटनाओं का कारक है। मंगल की दशा भी चल रही है, मंगल की महादशा चल रही है। इसके अलावा छठा भाव हमारे रोग का होता है, वहां गुरु और केतु बैठे हुए हैं। केतु भी दुर्घटनाओं का, व्याधियों का कारक है, फोड़ी फुंसियों का कारक है, संक्रमण का कारक है। ये सारी चीजें, छठा भाव भी पेट का है, और ये गुप्तांगों का है ये भाव। तो पेट और गुप्तांगों से संबंधित रोग इनको हो सकते हैं। गुरु मोटापा दे सकता है, कोई फोड़ा फुंसी दे सकता है, कोई ट्यूमर दे सकता है, पेट से संबंधित रोग दे सकता है, मोटापा बढ़ा सकता है। ये सारे इस तरह के रोग इनको हो सकते हैं।
ये मैंने इनको सचेत कर दिया, बताया है। तो ये कुंडली थी, आप लोगों ने देखा। किसी भी कुंडली को देख करके हम बड़ी सरलता से ये चीज जान सकते हैं कि विवाह सुख है या नहीं। इस कुंडली में चौथा भाव भी आप देखिए कि वहां अष्टमेश और द्वादशेश बैठे हुए हैं और सूर्य भी बैठा हुआ है। तो चौथा भाव भी पीड़ित हो रहा है, और चौथे भाव का स्वामी नवम में बैठा है। नवम में गया है, प्लेस अच्छा है, लेकिन वो भी डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो वो अष्टम भाव में चल। तो चौथा भाव जो सुख का होता है हमारे, वो भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया। तो जीवन में हमारे सुख की कमी हो गई। ये भी हम बिल्कुल स्पष्टता से कह सकते हैं। आप देखिए गुरु इनका छठे भाव, मतलब कुंडली में हम क्या क्या देख सकते हैं, गुरु छठे भाव में। इनको मैंने प्रश्न किया कि क्या आपने कोई कर्ज लिया है कभी, और आपको फाइनेंशियल कभी लॉस हुआ है, कोई धोखा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, दूसरी शादी जब हुई थी तो पति ने मेरे ये जॉब पे यानी सैलरी पे, सैलरी के अगेंस्ट लोन लिया था, और मुझे भरना पड़ा उसको। पति की तो कोई इनकम थी नहीं, पति तो झूठ बोला था उसने कि वो आईएफएस है, लंदन में रहता है, कुछ नहीं था। तो वो लोन भी पति ने लिया इनकी सैलरी पे, इनकी गवर्नमेंट जॉब पे, यूज उसने किया, भरना इनको पड़ा, तलाक भी हो गया। मतलब और पैसे भी, हाँ पैसे भी इन्होंने बताया, जिस जिसको मैंने आज तक पैसे दिए हैं वो पैसे मेरे वापस मिले नहीं है, नुकसान ही हुआ है। तो वो मैंने इनको उसके लिए भी अलर्ट किया, पूछा भी तो उन्होंने हाँ एक्सेप्ट किया कि ये बात है, मेरे जीवन में हुई है इस तरीके से। तो हम ये देख सकते हैं, क्योंकि देखिए गुरु पीड़ित है, गुरु धन का कारक, और द्वादशेष भी, सॉरी द्वितीयेश भी है, द्वितीय का कारक, द्वितीय का स्वामी भी है, द्वितीय भाव हमारा धन का होता है। और वो कहाँ बैठा है, छठे भाव में चला। तो धन भाव वो देख रहा है, धन इनके पास आ रहा है, धन है भी, लेकिन धन के नुकसान भी यहाँ पे कहे जाएंगे, क्योंकि राहु केतु और शनि के प्रभाव में गुरु आ गया। द्वितीय भाव पर मंगल और केतु की दृष्टि भी है, ये भी आप देखिए। तो इस तरह की चीजें, हम कुंडली में बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए, बोलने के लिए, कहने के लिए। पर अब सब कुछ हम बोलेंगे, कहेंगे, मैं बोलूंगा तो घंटों बोला जा सकता है। हाँ, आप लोग सुनते सुनते बोर हो जाएंगे शायद, या आपको जिनको इंटरेस्ट होगा उनको मजा आएगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो। इतना लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता आप लोगों के लिए ही। तो ये एक वीडियो रहा विवाह से संबंधित, विवाह से संबंधित समस्याओं से संबंधित। इनको तो मैंने विवाह न करने के लिए सलाह दी, बाकी इनकी इच्छा जाने और ईश्वर जाने। दशा भी देखिए मंगल की चल रही है, लग्नेश की, जो कि अष्टम में है, और अच्छी दशा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी दशा नहीं है। इस दशा में शादी करना इनके लिए हितकर नहीं होगा। आगे राहु की महादशा आएगी, मंगल के बाद राहु देखिए द्वादश में बैठा हुआ है। फिर भी अब वो द्वादश में बैठा है तो द्वादश का ही फल करेगा। अब उस दशा में वो शादी करेंगी, जो कि सप्तम से छठा भाव होता है, क्या वो चलेगा? पहली बात तो उम्र हो गई है, अगर हो भी गई इनकेस मैं मान लेता हूँ, तो भी चलने की संभावना है, बहुत मुश्किल है। इस दशा में हो या आगे की दशा में, शादी नहीं चल रही है। यही सब देख करके मैंने इनको शादी न करने की सलाह दी, बाकी ईश्वर इच्छा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा। अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे। मेरा मेल आईडी मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्टर पे लिखा हुआ है। और कोई सलाह सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं 2 दिन बाद एक नए वीडियो, नए विषय के साथ, अलग नई कुंडली के साथ। आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नमस्कार।